कभी ये सोचा है कि भारत में ये जो जाति व्यवस्था है ये कहाँ से आई? मतलब ये समाज में ऊंच नीच का विभाजन ये सब कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। और आज भी ये हमारे समाज को इतना ज्यादा प्रभावित क्यों कर रही है? बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज की भी एक बड़ी सच्चाई है। इसे समझना जरूरी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि भारतीय जाति व्यवस्था, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये कैसे पनपी, कैसे बदली और इसका समाज पर क्या असर पड़ा और पड़ रहा है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझा जाए कि जो व्यवस्था शायद शुरू में कर्म के आधार पर थी, वो जन्म पर आधारित होकर इतनी कठोर, इतनी भेदभाव वाली कैसे बन गई। हाँ, और इसके नतीजे क्या हुए, समाज पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम वैदिक काल से। जो हमें पता है, कहानी वहीं से कुछ शुरू होती है। उस समय समाज को काम और योग्यता के आधार पर बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था कहते थे उसे। हाँ, ये आज की जाति व्यवस्था से काफी अलग थी। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। उस शुरुआती ढांचे में मोटे तौर पर 4 वर्णों का जिक्र आता है। पहले थे ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वो लोग जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना, यज्ञ करवाना, धार्मिक काम करना, एक तरह से समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, सोचने विचारने वाले, शिक्षा देने वाले। अच्छा, और दूसरा वर्ण? दूसरे थे क्षत्रिय। क्षत्रिय। हाँ, इनकी जिम्मेदारी थी शासन चलाना, समाज की रक्षा करना, बाहरी हमलों से, अंदर की गड़बड़ियों से, राजा, सैनिक, प्रशासक, वो सब। शक्ति और सुरक्षा वाले लोग। ठीक है, और तीसरे थे वैश्य। ये लोग जुड़े थे व्यापार से, लेन देन, खेतीबाड़ी, पशुपालन, मतलब अर्थव्यवस्था इनसे चलती थी। अच्छा, प्रोडक्शन, ट्रेड, इकोनॉमी। ठीक है, और चौथा वर्ण था शूद्र। इनका काम माना जाता था बाकी तीनों वर्णों की सहायता करना, सेवा करना, मेहनत वाले काम, शारीरिक श्रम वाले काम। तो ये हो गए 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ज्ञान, शक्ति, व्यापार और सेवा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जैसा कि जानकारी इशारा करती है, ये बंटवारा जन्म पर आधारित नहीं था। बिल्कुल, यही सबसे खास बात थी उस शुरुआती व्यवस्था की। ये आज से एकदम अलग है। हाँ, मतलब आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, इससे आपका वर्ण तय नहीं होता था। तय होता था आपके काम से, आपकी काबिलियत से, आपकी रुचि से। अच्छा, तो मतलब अगर कोई शूद्र परिवार में जन्मा लेकिन उसमें ज्ञान हासिल करने की काबिलियत है, वो पढ़ाने लगे, तो वो ब्राह्मण बन सकता था सिद्धांत रूप में। हाँ, या कोई ब्राह्मण का बेटा व्यापार में लग जाए तो वैश्य। बिल्कुल। व्यवस्था में एक तरह का लचीलापन था, गतिशीलता थी, कम से कम शुरू में। कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना वर्ण बदला। तो ये कर्म प्रधान व्यवस्था थी, जन्म प्रधान नहीं। सही कहा। आपका काम आपकी पहचान थी, ना कि आप किसके बेटे या बेटी हैं। ये तो एकदम चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज जो हम देखते हैं वो तो इसका ठीक उल्टा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बदला कैसे? ये कर्म वाली व्यवस्था जन्म वाली जाति व्यवस्था कैसे बन गई, इतनी कठोर कैसे हो गई? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, सैकड़ों साल लगे इसमें। कोई एक तारीख बताना तो नामुमकिन है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये सख्त होती गई और फिर ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। पर क्यों हुआ ऐसा? मतलब वजह क्या रही होगी? ये लचीलापन खत्म क्यों हुआ? जो जानकारी है वो कई वजहों की तरफ इशारा करती है। एक तो शायद ये कि धीरे धीरे काम धंधे वो पुश्तैनी होने लगे। अच्छा, मतलब जो पिता कर रहा है वही बेटा भी करेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद ये ज्यादा आसान लगा होगा, ज्यादा व्यवस्थित। तो लोहार का बेटा लोहार, कुम्हार का बेटा कुम्हार, इस तरह से समूह बनने लगे। और जब काम पुश्तैनी हुए तो धीरे धीरे उन कामों से जुड़े समूह बन गए, उनकी अपनी पहचान, अपने नियम कायदे बनने लगे। अच्छा। और फिर एक और चीज हुई, समाज में कुछ समूहों ने, जिनके पास शायद ज्ञान था या सत्ता थी, उन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। मतलब उन्होंने नियमों को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है। कुछ विचारकों का मानना है, और हमारी जानकारी में भी इसके संकेत हैं, कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं को भी शायद इस तरह से बदला गया या इस तरह पेश किया गया जिससे जन्म आधारित व्यवस्था को सही ठहराया जा सके।
जैसे कर्म का सिद्धांत। पहले शायद इसका मतलब इसी जीवन के कर्मों से था, बाद में इसे पिछले जन्मों से जोड़ दिया गया। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए वो आपके पिछले जन्म का फल है। हाँ, कुछ ऐसी मान्यताएं मजबूत की गईं, इससे जो समाज में ऊंच नीच थी उसको एक तरह की धार्मिक स्वीकृति मिल गई। तो कर्म की परिभाषा ही बदल दी गई एक तरह से, कह सकते हैं। और एक और पहलू है संसाधनों पर कंट्रोल। जमीन, व्यापार, सत्ता, जिन समूहों का इन पर कब्जा होता गया, उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए नियम और सख्त किए। जैसे शादी ब्याह अपने ही समूह या जाति में करना, ताकि संपत्ति और रुतबा बाहर न जाए। शुद्धता अशुद्धता की धारणाएं भी मजबूत हुईं। इससे अलग अलग समूहों के बीच दीवारें और ऊंची हो गईं। तो जो शुरुआती लचीलापन था वो खत्म हो गया, व्यवस्था एकदम बंद हो गई। बिल्कुल, वो खुलापन, वो गतिशीलता खत्म हो गई। अब इंसान का समाज में स्थान, उसका काम, उसके रिश्ते नाते, वो किसके साथ खाएगा पिएगा, सब कुछ जन्म से तय होने लगा। वर्ण तो रहे, पर उनके अंदर हजारों जातियां, उपजातियां बन गईं और सब जन्म पर आधारित एक बंद सिस्टम। और इसी से फिर वो ऊंची जाति नीची जाति की सोच भी मजबूत हुई होगी। ये कैसे तय हुआ कि कौन ऊपर कौन नीचे? हाँ, यहीं से ये ऊंच नीच का ढांचा और पक्का हुआ। देखिए, जिनके पास ज्ञान था मतलब ब्राह्मण, और जिनके पास शक्ति थी, राजकाज था यानी क्षत्रिय, वो समाज में सबसे ऊपर माने जाने लगे। जाहिर है, ज्ञान और शक्ति। बिल्कुल। उनके बाद जो व्यापार और पैसे से जुड़े थे, वैश्य, उनकी भी समाज में अच्छी स्थिति रही। लेकिन जो लोग सेवा के कामों में थे, शारीरिक श्रम करते थे, यानी मोटे तौर पर शूद्र वर्ण से निकली जातियां, उन्हें समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया गया। तो ज्ञान, शक्ति और पैसा, इसी से ऊंच नीच तय हुई। मोटे तौर पर हाँ, और ये जन्म से जुड़ गया। यहीं से भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हो गई। समाज सिर्फ बटा नहीं, उसमें एक स्थायी किस्म का भेदभाव वो रच बस गया। और ये सिर्फ ऊंच नीच नहीं रहा, जानकारी बताती है कि ये बहुत क्रूर भी हो गया। मतलब इंसान जन्म लेते ही अपनी जाति के नियमों में जकड़ जाता था। हाँ, और ये इस व्यवस्था का सबसे दुखद पहलू है। ये इतनी कठोर हो गई कि इंसान की अपनी काबिलियत, उसके गुण, उसकी मेहनत सब बेकार हो गए। उसकी पहचान बस उसकी जाति रह गई जो जन्म से मिली। और उससे छुटकारा नहीं। बिल्कुल नहीं। वो पहचान जिंदगी भर एक बोझ की तरह, एक दाग की तरह साथ रहती थी। इसके परिणाम क्या हुए होंगे समाज पर, सोचकर भी डर लगता है। परिणाम बहुत भयानक हुए। सामाजिक भेदभाव वो अपने चरम पर पहुंच गया। छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथाएं पैदा हुईं और खूब फली फूली। समाज हजारों टुकड़ों में बंट गया। गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता पैदा हुई। देश की एकता को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। विवरणों में कुछ उदाहरण भी हैं कि ये भेदभाव कितना भयानक था। हाँ, विवरण बताते हैं कि जिन्हें नीची जाति का माना जाता था, उनके साथ क्या क्या नहीं होता था। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, पानी तक नहीं ले सकते थे। हाँ, गांव के कुएं या तालाब जो सबके लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी थी। अक्सर उन्हें गांव के बाहर अलग रहना पड़ता था। ऐसे काम करने पड़ते थे जिन्हें गंदा या अपवित्र माना जाता था। मतलब समाज से बिल्कुल काट कर अलग कर दिया गया। लगातार अन्याय। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, ये इंसानियत का अपमान था। रोंगटे खड़े हो जाते सुनकर। हाँ, ये तो समाज के अंदर ही मतलब एक भयानक बंटवारा था। खैर, अब अगर आज के समय में आए तो इस सदियों पुरानी व्यवस्था का असर आज कितना है? देखिए, कानूनी तौर पर तो बहुत कुछ बदला है। संविधान लागू होने के बाद स्थितियां बदली हैं, लेकिन सामाजिक और मानसिक स्तर पर इसका असर आज भी बहुत गहरा है। कैसे? जैसा कि जानकारी में भी आता है, इसने एक तरफ तो भारतीय समाज को एक पहचान दी है। लोग अपनी जाति, अपने समुदाय से जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं। हाँ, ये तो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू वही है भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता। ये चीजें आज भी समाज से पूरी तरह मिटी नहीं है। इसने सामाजिक न्याय और बराबरी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। आज भी? हाँ, आज भी। अब देखिए, शादी ब्याह के मामलों में, राजनीति में, कई बार रोजमर्रा की बातचीत में भी जाति एक सच्चाई बन के सामने आ जाती है। लेकिन फिर संविधान बना, आजादी मिली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता आए, उन्होंने तो इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई। तो क्या बदलाव हुए? संविधान का लागू होना यकीनन एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद इस व्यवस्था के भुक्तभोगी थे, उन्होंने संविधान बनाते समय ये पक्का किया कि जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी हो। मतलब कानून की नजर में सब बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं। बिल्कुल।
अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 15 साफ कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 तो छुआछूत को खत्म ही कर देता है। इसे मानना एक दंडनीय अपराध है। और आरक्षण? हाँ, सरकार ने आरक्षण जैसी नीतियां भी अपनाई ताकि जिन समुदायों ने सदियों तक अन्याय सहा है उन्हें शिक्षा में, नौकरियों में बराबरी का मौका मिले, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो कानूनी तौर पर तो सब ठीक है, पर जमीन पर लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है? असली चुनौती यही है, शायद सबसे बड़ी चुनौती। कानून बना देना एक बात है, लेकिन हजारों साल से जो सोच लोगों के मन में बैठी है, ऊंच नीच की भावना, वो पूर्वाग्रह, उसे बदलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये तो है। आज भी शहरों में शायद कम दिखे, लेकिन गांव में और कई बार तो पढ़े लिखे लोगों में भी जाति के आधार पर व्यवहार में फर्क दिख जाता है। मन में वो ऊंच नीच की भावना कहीं ना कहीं रह जाती है। पहचान छुपाने की नौबत भी आती है। बिल्कुल। शादी ब्याह आज भी ज्यादातर अपनी जाति में ही होते हैं। राजनीति में देखिए जाति कितना बड़ा फैक्टर है। तो हाँ, कानूनी बराबरी है, पर सामाजिक बराबरी और सोच बदलने का सफर वो अभी बहुत लंबा है। ये बात तो है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें तो कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का ये सफर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से शुरू हुआ था जो शायद काम और काबिलियत पर आधारित थी। हाँ, जिसका शुरुआती इरादा शायद समाज को व्यवस्थित रखना रहा होगा, कामों का बंटवारा करके। लेकिन वक्त के साथ ये पूरी तरह बदल गई। ये जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर सामाजिक ढांचे में बदल गई। बिल्कुल। और इसने समाज में गहरी खाइयां बना दी, ऊंच नीच और भयानक भेदभाव को जन्म दिया। वो जो शुरुआती विचार था कि कर्म प्रधान है, वो कहीं खो गया और जन्म ही सब कुछ बन गया। हाँ, ज्ञान, सत्ता, पैसा और जन्म, इन सब ने मिलकर एक ऐसा पिरामिड खड़ा कर दिया जिसने करोड़ों लोगों को सदियों तक बराबरी और सम्मान से जीने का हक नहीं दिया। और इसकी परछाई वो आज भी हमारे समाज पर है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सवाल हम सबके लिए है कि क्या किसी इंसान की असली पहचान, उसकी कीमत, क्या वो उसकी जाति से तय होनी चाहिए या फिर उसके कर्मों से, उसके चरित्र से, उसके इंसान होने से? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि ये मानसिकता बदलने की लड़ाई ये आज भी जारी है।